चलिए तो आज से हम शुरू करेंगे समकालीन विश्व में राजनीति के सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी जो है वीडियो बनाना और उनके बारे में पढ़ना, ताकि हमें पेपर में मदद मिल सके। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता के अंत से, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यही है कि शीत युद्ध क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त उस तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है, जिसमें वास्तविक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा बनी रही। यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संघर्ष था। ठीक है, मतलब क्या है कि जो यूएसए है वो पूंजीवाद का समर्थन करता था और जो यूएसएसआर है वो साम्यवाद का समर्थन करता था। ठीक है, पूंजीवाद मतलब यूएसए अभी भी है तो वो भी आज के समय में भी पूंजीवाद का ही समर्थन करता है। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति के बाद जो व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है समाजवादी आदर्शों और समतावादी समाज पर आधारित है ये। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कड़ा कड़ा नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरीके से दबदबा था और किसी अन्य राजनीतिक दल को आने की कोई अनुमति नहीं थी। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि सोवियत प्रणाली क्या है या सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, जब हम सोवियत संघ की मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो इसकी पहली मुख्य विशेषता है समाजवादी आदर्श। तो सोवियत प्रणाली पूरी तरह से समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां अमीर गरीब का भेद ना हो और संसाधनों का समान वितरण हो। ठीक है, दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसी भी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष को वहां जगह नहीं दी गई थी। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर सरकार का नियंत्रण था। खेती से लेकर बड़े उद्योगों तक सब कुछ राज्य के अधीन था। निजी संपत्ति का विचार यहाँ पर लगभग खत्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे अगर हम चलें, योजनाबद्ध विकास, तो ये इसकी अगली विशेषता है। तो सोवियत संघ में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, ताकि देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। अगली अगर हम बात करें, न्यूनतम जीवन स्तर, ये इसकी अगली विशेषता है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सरकार ने अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बच्चों की देखभाल बहुत ही सस्ती और रियायती दरों पर उपलब्ध करा दी थी। इसके कारण बेरोजगारी भी बहुत कम थी। ठीक है, अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो उन्नत संचार और ऊर्जा प्रणाली। सोवियत संघ के पास दुनिया का सबसे उन्नत घरेलू संचार नेटवर्क था। साथ ही इसके पास तेल, लोहा, स्टील जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा भंडार थे। इसके अलावा हम अगली विशेषता की बात करें तो आधुनिक परिवहन। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी एक सुव्यवस्थित और विशाल परिवहन तंत्र से जुड़े हुए थे। तो ये इसकी विशेषताएं थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, लिख के भी आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। दूसरी दुनिया या सेकेंड वर्ल्ड किसे कहा जाता है? शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के वे देश जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे और जहां समाजवादी या साम्यवादी शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, उसे या उन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ठीक है, अगले अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार की व्याख्या करें। तो 1980 के दशक के मध्य में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को आधुनिक बनाने के लिए दो मुख्य सुधार लागू किए। ठीक है, ये जो है सोवियत संघ के आखिरी महासचिव थे। ये चाहते थे कि सोवियत संघ जो है क्या हो, उन्नति करे। तो इन्होंने दो सुधार की कोशिश की थी। पहला सुधार किया था ग्लास नोट्स यानी खुलापन, जिसके तहत लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना का अधिकार मिला। दूसरा जो सुधार था वो था पेरेस्ट्रोइका, मतलब पुनर्गठन।
जिसके तहत अर्थव्यवस्था और राजनीति में लोकतांत्रिक बदलाव लाने की कोशिश की गई। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगर हम, तो सीआईएस स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल क्या है? तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ। इन सभी गणराज्यों ने मिलकर एक नए संगठन का गठन किया, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग और आर्थिक संबंधों को बनाए रखना था। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही क्वेश्चन लाइन से अगर हम देखें तो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरे के पूरे जो पीडीएफ बना रखा है ये आपके लिए, ये पूरा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा, या ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रिपीट होते रहे हैं हर साल। तो उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? तो सोवियत संघ के विघटन के या पतन के मुख्य कारण ये थे, जैसे आर्थिक गतिरोध। सोवियत संघ या सोवियत अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई थी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई थी, तो सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण यही बना। दूसरा क्या? परमाणु हथियारों की होड़। सोवियत संघ ने अपना अधिकांश पैसा परमाणु हथियारों और सैन्य शक्ति पर खर्च कर दिया था। ये इसके पतन का एक कारण बना। राजनीतिक भ्रष्टाचार। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जिसके कारण यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा। राष्ट्रवाद का उदय। रूस, बाल्टिक गणराज्य और यूक्रेन जैसे देशों ने अपनी अलग पहचान और स्वतंत्रता की इच्छा जगाई, जिसके कारण वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। अगला कारण, गोरबाचेव के सुधारों की असफलता। मतलब क्या है कि जो मिखाइल गोरबाचेव थे, जो सुधार करना चाहते थे, उससे लोग असंतुष्ट थे, और कुछ लोगों को लगता था कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। रूस का प्रभुत्व। तो सोवियत संघ में रूस का प्रभुत्व था, ठीक है, जो साथी देशों की संस्कृति पे हस्ताक्षर भी करता था, और यह भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। आगे अगर हम बात करें, तो वो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो सोवियत संघ के विघटन के काफी दूरगामी परिणाम निकले, जिसमें से सबसे पहला परिणाम ये रहा कि इसमें शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये पहला परिणाम रहा, पहला कॉन्सिक्वेंसेस रहा। एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि जो दुनिया थी वो यूनिपोलर वर्ल्ड में चेंज हो गई। दुनिया में केवल एक महाशक्ति अमेरिका बचा। नए देशों का उदय हुआ। 15 नए देशों का उदय हुआ। पूंजीवाद की जीत हुई। ठीक है, जो विश्व राजनीति है उसमें जो संबंध है देशों के, वो उसमें भी परिवर्तन हुए। तो दुनिया भर में समाजवादी मॉडल के बजाय पूंजीवादी लोकतंत्र को बेहतर माना जाने लगा। तो ये सोवियत संघ के विघटन के कुछ परिणाम रहे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, तो सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर वहां के देशों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने के लिए जो कष्टदायक तरीका अपनाया, उसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसके तहत सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया। अगर हम ये कहें कि औने पौने दामों में बेचा गया, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। और व्यापार के लिए सीमाएं खोली गई और मुद्रा का मूल्य गिर गया, जिससे आम जनता को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये थी शॉक थेरेपी। इसका शाब्दिक अर्थ कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, तो वो याद रखिएगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आप जो हैं इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली जो है टॉपिक, अगले चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए। बाय।